चलो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज, दो बार हो गया. Cloudy Company Limited manufactures and sells a specialized machine X85. A newer version of the machine is gaining popularity in the market, and Cloudy Company Limited is therefore considering to introduce a similar version, that is D44. X85 हम already measure कर रहे हैं, manufacture कर रहे हैं. अब हम D45 का सोच रहे हैं. Detailed research in this aspect has been carried out during the last 6 months at a cost of 3.25 million. ओके, पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये कॉस्ट रेलेवेंट है या नहीं है. 3.25 मिलियन की रिसर्च कॉस्ट रेलेवेंट है या नहीं. इररिलेवेंट है, संक कॉस्ट है. बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने. Next is the related information is as under. Initial investment in the new plant for manufacturing D44 would be 450 million rupees, including installation and commissioning of plant. दूसरी कॉस्ट आ गई 450 मिलियन की. इसको क्या समझते हैं, रेलेवेंट है इररिलेवेंट है? सर रेलेवेंट है. करेक्ट, रेलेवेंट है. Projected production and sales for D44 are as under. पहले साल में 20,000 units, then 25, then 27, then 29,000 units. Sales volume of X85 in the latest year was 30,000 units. X85 पे तो हम फजूल में ही बात कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इसने यहां पे ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है. It is estimated that introduction of D44 would reduce the sale of X85 by 2,000 units every year. ओके, तो हमारा जो नई मशीन है D44, उसकी सेल्स आप देख सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में क्या होंगी. साथ ही ये भी पता है कि इस नई मशीन के इंट्रोडक्शन से हमारी पुरानी मशीन की सेल्स हर साल 2,000 यूनिट्स गिर जाएंगी. पहले मुझे ये सेंटेंस आप समझ के बताएं कि इसकी सेल 2,000 यूनिट्स गिर जाएगी से आपका क्या मकसद है. इज इट लाइक के 2,000 ही गिरेगी, या पहले 2,000 फिर 4,000 फिर 6,000 फिर 8,000 ऐसे होगा? सर मेरे ख्याल में हर साल 2,000 ही गिरेगी. हर साल 2,000 ही गिरेगी. जी सर. कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले साल में 2,000 है, फिर 4,000 हो जाएगी, फिर 6,000 हो जाएगी, फिर 8,000 हो जाएगी? यस सर, ये ऐसे ही होगा जैसे आपने बोला है. अच्छा ठीक है, हर साल 2,000, 2 फिर 4, ओके, हर साल 2,000 से इंक्रीमेंट होगा. यस ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम ऑफ X85 इन द लेटेस्ट ईयर वाज 30,000. It is estimated that introduction of D44 would reduce the sale price of X85 by 2,000 units every year. ठीक है, तो हम उसको क्या कंक्लूड कर रहे हैं
ये पहले साल में 2000, फिर 4000, फिर 6000 एंड फिर 8000। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? Estimated selling price and variable cost per unit of D44 in year 1 is estimated at 40,000 and 32,000। अच्छा, इसने वाजे लिख दिया कि पहले साल में सेल और कॉस्ट ये होगी। इसका मकसद अगर ये इन्फ्लेशन वाला हिसाब होता भी तो ये करंट प्राइस टर्म्स ना होता, ये पहले साल का है। सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ D44 न्यू मशीन पहले साल में होगी 40,000 रुपए पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट होगी 32,000 रुपए पर यूनिट। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ X85 जो मशीन हम पहले से ही बेच रहे हैं इन ईयर 1 इज एस्टिमेटेड एट 5,500। जो मशीन हम बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू सेल्स हर साल 2,000 यूनिट से गिरती जाएंगी, उसके पहले साल का कंट्रीब्यूशन 5,500 है। नोट नंबर 4, फिक्स्ड कॉस्ट in year 1 are estimated at 45 million rupees. However, if the new plant is installed, these costs would increase to 75 million rupees. 45 million तो हमारा खर्चा वैसे ही है, लेकिन अगर हम इस नए प्लांट नए मशीन को बना के बेचेंगे तो उससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 75 मिलियन हो जाएगी। इसमें रेलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? $30 million। करेक्ट, क्योंकि वैसे 45 ऑलरेडी है, 75 हो जाएगी तो इंक्रीमेंटल आ जाएगी 30 मिलियन। Impact of inflation on selling price, variable cost and fixed cost would be 10% for both the machines and the plant। ठीक है, एक जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है 10% का। The new plant would be depreciated at the rate of 25% under the reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. The residual value of the plant at the end of its useful life for the 4 years is expected to be equal to its carrying amount. तो आखिर में क्योंकि इसकी TWDV और स्क्रैप वैल्यू बराबर होनी है तो कोई भी बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज नहीं होगा। Applicable tax rate is 30% and the tax is paid in the year in which the liability arises. CCL's cost of capital is 12%. Requirement क्या है? Compute internal rate of return of the new plant and advise whether CCL should introduce D44. Assume all cash flows would arise at the end of the year unless stated otherwise. ठीक है, बड़े आसान से कैश फ्लोज है। क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स का इंपैक्ट है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले सिर्फ उन कैश फ्लोज को रखें जिसका टैक्स पे इंपैक्ट नहीं है। मशीन की इन्वेस्टमेंट, उसकी स्क्रैप वैल्यू या वर्किंग कैपिटल जैसी चीजें
जिन पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है उनको आप बाद में रखिएगा। तो पहले हम रख लेते हैं लाइफ प्लान की 4 साल है, ओके पहले हम रखते हैं सेल्स रेवेन्यू। जो D44 नई मशीन हम बना के बेचेंगे उसकी पहले साल की सेल्स कितनी होंगी? सर 20,000। 20,000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस कितनी है? ओके 800 मिलियन। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000 एंड सेलिंग प्राइस है 40,000 पहले साल की। अगर हम ये देखें कि इन्फ्लेशन पहले साल से लगेगी या नहीं, तो ये ऊपर वाज़िह गिवन है कि सेलिंग प्राइस पहले साल की है। दूसरे साल की सेल्स क्या होंगी? दूसरे साल का सेल्स रेवेन्यू क्या होगा? हुजूर का कहना है 1100 मिलियन। ठीक हो गया। तो दूसरे साल का रेवेन्यू आ गया हमारा 1100 मिलियन। तीसरे साल का रेवेन्यू सर 130 मिलियन 680,000। 13 मिलियन 680,000। ठीक है, और चौथा साल हुजूर 1523 है या 43 है? 43 ओके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। पहले साल की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सर 640 मिलियन। 6 मिलियन 400 640 मिलियन। 640 मिलियन।
ठीक है। सेकंड ईयर $880 million। तीसरा साल हमास तीसरे साल की सेल अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है 27,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, उसको हमने दिया स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 130 मिलियन 680। यानी 1306 मिलियन 8 लाख। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 1,45,440,000। 1 मिलियन 1,45,440,000। 440,000। ठीक है, ये आगे हमारे तीसरे साल के ना। रुपीस, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा यस सर। नहीं, लेकिन ये तो ठीक है, 000 और आएगा, ठीक हो गया। लास्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट सर 1,235,168। ठीक है। वन 168 बताया, 268। सर 168। 168, ठीक है। अब सही है हमास, अब देखो अच्छा, अब एक ये मैं भी टोटलिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मिसाल ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 160 का ना, और दूसरे साल का आ रहा है 220 का। तीसरा है मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि अगर हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पे इन्फ्लेशन लगाते तो हमारा आंसर सेम आता कि डिफरेंट आता। हमारा सेल्स रेवेन्यू था, यानी सेल्स प्राइस थी 40,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट थी 32,000 की, तो कंट्रीब्यूशन था 8,000 का। अगर हम 8,000 को मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई करते इन्फ्लेशन से, तो एक बार वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सेम आता कि डिफरेंट आता। तो पहला साल 8,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन,
20,000 यूनिट्स की सेल, तो ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है 160 मिलियन का। दूसरा साल अगर हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाले तो कितना निकलता? 220 आ रहा है, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर 2, सॉरी नॉट पावर 2, पहला साल है। टू 220 सही है। तीसरा साल भी एक नजर देख लेते हैं। 27,000 यूनिट्स, 8,000 का कंट्रीब्यूशन, 1.1 स्क्वायर, 261,360। तो ऐसा भी मुमकिन था क्योंकि दोनों के ऊपर इन्फ्लेशन रेट सेम है, तो हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकालते और उसको इन्फ्लेट कर देते। अब आ जाते हैं फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल कितनी आ रही है जो कि रेलेवेंट है? $30 मिलियन। तो पहले साल हमने रख दी फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन, और इस पे भी हर साल इन्फ्लेशन लगेगी। दस % की। तो पहले साल फिक्स कॉस्ट हो गई 30 मिलियन, अगले साल की कितनी होगी? 10% ज्यादा। $33,000, $36,300, $39,930। हमास देखो इसमें कहीं भी वाजे नहीं है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। इसने डायरेक्टली ये बताया है कि हमारा जो खर्चा 45 मिलियन का है वो बढ़ के 75 मिलियन पे चला जाएगा। अगर ये लिखता कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो हम इसमें से एक्सक्लूड कर दें। बस थर्ड ईयर का 39.93 तो नहीं आ रहा, वो तो चौथे साल का आ रहा है। जी जी जी, जब तक बताए ना कि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है तब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, बस सही है, वो एक एक साल आप आगे चले गए। अच्छा, उसके अलावा टैक्सेबल कैश फ्लो क्या है? अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूशन। इसने बताया था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग मशीन है X85, उसकी सेल्स, उसका कंट्रीब्यूशन लूज होगा। जब आप उस पर कंट्रीब्यूशन कमाते थे तो टैक्स भी भरते थे, अब जब आप उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं कमाओगे तो टैक्स भी आपका बच जाएगा। तो इसलिए मैं इसको टैक्स से पहले पहले रख रहा हूं। पहले साल बताएं आपका कितना कंट्रीब्यूशन जाया होगा?
11 मिलियन। ठीक है, दूसरा साल कितना है? दूसरे साल का कंट्रीब्यूशन कितना जाया होगा? सही है, टेकिंग इन्फ्लेशन है 24,200 यानी 24 मिलियन 2 लाख। ठीक हो गया। तीसरा साल? $39,930। And last year? $58,564। ठीक है। अच्छा, अब देखें और कोई ऐसा कैश फ्लो जिस पे टैक्स का इम्पैक्ट आएगा? रिसर्च कॉस्ट तो हमने इरेलेवेंट करार दे दी थी। प्लांट की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेल्स पे हमने लिख दिया टैक्स से पहले सेल्स को, वेरिएबल कॉस्ट को लिख दिया, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन को लिख दिया, फिक्स्ड कॉस्ट हमने लिख दी, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स हमने ले लिए। अब आपको कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशंस। आरबीएम के बेसिस पे 4 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ओके, प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 450 मिलियन। और टैक्स रेट क्या है? 25% आरबीएम। तो पहला साल हो गया 1,12,500। TWDV कितनी रह गई? 75%। 337,500। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन? $84,375। और TWDV 253,125। तीसरा साल? $63,281।
189.844। लास्ट ईयर। वैसे अगर बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग लेने चार्ज लेने का सीन होता तो हम चौथे साल की डेफिसिट चार्ज ना करते, हम डायरेक्टली उस पे TWDV ले लेते, बैलेंसिंग अलाउंस ले लेते, लेकिन क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में मैच करानी है। डेप्रिसिएशन कितनी है चौथे साल की? 47461। स्क्रैप वैल्यू ओके आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये डेप्रिसिएशन एज इट इज ऊपर टैक्सेबल कैश फ्लोस में से माइनस करें, टैक्स कैलकुलेट करें और एड बैक कर दें, या दूसरा हल मैंने आपको बताया है कि आप कैपिटल अलाउंसेस के ऊपर टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करके वर्किंग में वो उठा के आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। लेट्स से हम इस बार एक काम करते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन पहले लेस कर देते हैं। तो 112,500 84375 63281 and 47461। ये आ जाएंगे हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स। रैंडमली कैलकुलेट करें, मुझे अलग अलग ईयर्स के आंसर्स मेंशन करें ताकि क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर सकें। 6,500 पहला साल, तो 425 दूसरा साल और है 121,849 तीसरा साल और 162,657। अच्छा अब हम इसमें निकालते हैं टैक्स पेमेंट। टैक्स रेट क्या बताया क्वेश्चन में? 30%, और उसी साल में पे होगा जिस साल का होगा। 6,500 का 30%, ठीक है। नेक्स्ट ईयर
36,555 लास्ट ईयर 23,528 अच्छा, अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक। अच्छा, अब बार बार टोटलिंग करके टाइम नहीं जाया कर रहे हैं, क्योंकि हर बार अगर हम टोटलिंग करते जाएंगे तो हमारा टाइम जाया होगा। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं बाकी कैश फ्लोस, मसलन प्लांट। प्लांट हमें पड़ रहा है 450 का, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बच रही है? 142,383। और कोई कैश फ्लो है जो हमने अभी कंसिडर ना किया हो, रेलेवेंट हो लेकिन हमने कंसिडर ना किया हो? ठीक है, कैश फ्लोज को नेट ऑफ करें। एक 1750। फिर आप कह रहे हैं कि 162,835 चेक कर लेते हैं। हाँ, 837 आ रहा है। लास्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट को एक नजर चेक करना। मेरे पास भी 162,837 आ रहा है। मैंने शायद 857 गलती से लिख दिया, और 657। ठीक है, इस पे एक बार टैक्स वापस कैलकुलेट करना, थोड़ा सा फर्क आएगा। और सही क्या हुआ? ठीक है, टोटल करें आप इसको।
303,830 सेट हो गया। अच्छा, ये हमारे आगे नेट कैश फ्लो, इसको हमने डिस्काउंट करना है। आपकी मर्जी है, किसी पे भी करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे ना नेट प्रेजेंट वैल्यू मांगी नहीं गई है, डायरेक्टली इसने हमें आईआरआर निकालने को कहा है। तो अगर मैं इसको छूटने के साथ ही 15% पे भी डिस्काउंट करता हूं तो एग्जामिनर मुझे गलत नहीं कह सकता, बिकॉज मुझे दो तुक्के मारने हैं। तो लेट्स से हम 12% की डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। तो एक हमने 12% पे कैलकुलेट करनी है। आपने देखना है कि एमपीवी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ जाती है तो दूसरा आप फिर ज्यादा परसेंटेज पे, मे बी 15 या 18 या 20% पे वो देखना है कि कितना है। एंड एज आई सेड कि इसमें 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बिल्कुल भी लाजिम नहीं है मेरे लिए कि मैं इसको 12% पे ही डिस्काउंट करूं, मेरी मर्जी है। मैं 16 पे करूं, 18 पे करूं, 20 पे करूं, मेरी मर्जी है। लेकिन नॉर्मली एक गुड प्रैक्टिस ली जाती है कि जो हमें एग्जामिनर ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है तो पहले एनपीवी उस पर कैलकुलेट की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है बिल्कुल भी ऐसा करना। Okay, let's see this. कैश फ्लोज मैच कर लेते हैं। ईयर जीरो का 4.5 लाख है। फिर 117.05 है। 139.272 है हमारा। 148.575 है एंड 303.830 है। ठीक है, हमने 12% पे डिस्काउंटिंग मारी है। इसको आप देख सकते हैं, इसने 15% में डिस्काउंटिंग मारी है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि सर ये 15% कहां से आए, ये 20% कहां से आए, कहीं से नहीं आया भाई, तुक्का है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती ए पार्ट में कि इसकी एनपीवी कैलकुलेट करके दो, और बी पार्ट में बोलता कि आप आईआरआर निकालो, तो फिर बेवकूफी होती इसको 15% पे डिस्काउंट करना। क्योंकि रिक्वायरमेंट ए के लिए अलग परसेंटेज करें, बी के लिए दो अलग परसेंटेज करें, इतना टाइम जाया हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि रिक्वायरमेंट है ही आईआरआर, तो इसने भाईजान ने एक 15 पे मार दिया, एक 20 पे मार दिया। स्टूडेंट मुमकिन है ये देख के परेशान हो जाए कि ये 15% कहां से है, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं गिवन। तो मैं आपको वाजे कर रहा हूं कि जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही एनपीवी की कैलकुलेशन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना ही दे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये पूछता भी बाद में कि बताओ कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम आईआरआर को देखे बगैर, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखे बगैर इस बात के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इसने अपनी तरफ से 15% ले लिया है और एक 20% ले लिया है।